यह कहानी उन लोगों की है जो एवरेस्ट जाने के लिए निकले, लेकिन एवरेस्ट ने उन्हें वापस नहीं लौटाया। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। 8,848 मीटर ऊंची वो चोटी, जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन ख्वाब बेहिसाब। हर साल लोग इस चोटी को छूने आते हैं, लेकिन एवरेस्ट हर किसी को इज्जत नहीं देता। यह कहानी है 1996 की एक अभियान की। असली लोग, असली कुर्बानियां और एक ऐसा तूफान जो उनमें से कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर गया। लेकिन असल कहानी तो एवरेस्ट पर लिखी गई थी, बर्फ से, खून से और जज्बात से। काठमांडू, नेपाल, एक शहर जो पुरानी तहजीब, मंदिरों और आधुनिक पर्वतारोहण का मिलाजुला रूप है। यहाँ की सड़कों पर हर दूसरा आदमी या तो एवरेस्ट का सपना देखता है या किसी ऐसे को जानता है जो एवरेस्ट चढ़ चुका हो। 1996 का मौसम चढ़ाई के लिए एकदम मुफीद माना गया था, और इसी उम्मीद के साथ दुनिया भर से पर्वतारोही काठमांडू पहुंचते हैं। उनमें से कुछ एडवेंचर कंसल्टेंट्स के साथ हैं, जिसका नेतृत्व रॉब हॉल करता है, और कुछ माउंटेन मैडनेस के साथ, जिनके लीडर हैं स्कॉट फिशर। रॉब हॉल का नाम एवरेस्ट की दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है। उसका प्रोफेशनल अंदाज, सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देना और मीडिया में उसकी मौजूदगी उसे एक भरोसेमंद गाइड बनाती है। रॉब के लिए यह अभियान सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि गर्व और एक निजी मिशन भी है। एक अमेरिकी डॉक्टर जो डिप्रेशन से बाहर निकलकर एवरेस्ट पर अपने जज्बातों को फिर से जिंदा करने आए हैं। डग हैंसन, एक मेलमैन जिन्होंने पहले भी एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन शिखर से थोड़ा पहले लौट आए थे। और यासुको नाम्बा, एक छोटी सी जापानी महिला जिन्होंने दुनिया के 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां छड़ी हैं, और अब एवरेस्ट उनका आखिरी मिशन है। हवाओं का जंगल। काठमांडू की हलचल से निकलकर जब टीम रॉब हॉल की लीडरशिप में लुकला के लिए प्लेन में बैठी, तो सबके चेहरों पर जज्बात का तूफान था। प्लेन छोटा था, एक ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट जिसमें सिर्फ कुछ लोग बैठ सकते हैं। खिड़कियों से नजर आती वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां, जैसे किसी ने दुनिया के कोने में सफेद आग लगा दी हो। लुकला का रनवे दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है। सिर्फ 527 मीटर लंबा, और एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। लुकला एयरपोर्ट पर जब लोग प्लेन से निकलते हैं, यहां से हमारा असल सफर शुरू होता है। ये कोई टूर नहीं, ये एवरेस्ट का इम्तिहान है। ट्रैक लुकला से बेस कैंप का ट्रैक कोई आम सफर नहीं, ये हर दिन एक नया इम्तिहान है। अगला दिन सबसे अहम होता है। 11,300 फीट पर स्थित नामचे एक पहाड़ी ढलान पर बना शहर है, जहां शेरपाओं की जिंदगी, तिब्बती संस्कृति और आधुनिक ट्रैकिंग का मेल होता है। मगर उस तक का रास्ता, उसमें है दूध कोशी नदी के ऊपर लटके हुए स्टील के सस्पेंशन ब्रिज, जहां नीचे देखो तो सिर्फ गहराई है। नामचे में 2 दिन का रेस्ट और एक्लिमेटाइजेशन होता है। टीम यहाँ ऑक्सीजन की कमी से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। यहीं पर बेक वेदर्स को हल्की ऊंचाई की बीमारी होने लगती है। डग हैंसन हर सुबह छोटी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिछली एक्सपीडिशन की फ्रस्ट्रेशन का साया है। नामचे से आगे ट्रैक और भी गहन हो जाता है। यहाँ पर्वतारोहियों के चेहरे पर थकान भी होती है, और एक अनजानी सी घबराहट भी। हर दिन 5 से 6 घंटे का ट्रैक, लेकिन लगता है जैसे हर कदम 100 मन का हो। एवरेस्ट बेस कैंप 17,600 फीट पर एक दुनिया जहाँ सिर्फ बर्फ, टेंट और खामोशी होती है। हर किसी की आंखों में आंसुओं और गर्व का मिला जुला इजहार। ट्रैक पूरा हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली एवरेस्ट का इम्तिहान शुरू होने जा रहा था। शेरपाज रस्सियां लगाते हैं और रास्ता तय करते हैं। यहीं से असली एवरेस्ट मिशन शुरू होता है। आइसफॉल ग्लेशियर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। हर कदम पर मौत का डर होता है। शेरपाज रास्ता बनाते हैं और पर्वतारोही रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। कैंप 1, अंदर का डर। एक में लोग बर्फीले टेंट्स में रातें बिताते हैं। थकान, नींद न आना और ऑक्सीजन की कमी सबको महसूस होती है। यहीं से एवरेस्ट का असली असर दिखने लगता है। कैंप 2, थकान और जज्बा। 2 में शरीर और मन दोनों टूटने लगते हैं। स्कॉट और बेक थक गए हैं, लेकिन हौसला अभी जिंदा है। ऑक्सीजन और धैर्य दोनों की कमी हो जाती है। रॉब सबका मनोबल बढ़ाता है। 24,000 फीट पर कैंप 3 लोथ से फेस के पास है। खड़ी बर्फीली चढ़ाई और पतली हवा लोगों को भीतर तक हिला देती है। सब गंभीर हो जाते हैं। एवरेस्ट करीब है, लेकिन हर सांस भारी। मंसूबों का मक्तल जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन बेहद कम है। हर कदम जिंदगी और मौत के बीच होता है। आखिरी जज्बा। रात 11 बजे सभी समिट के लिए निकलते हैं। तेज हवा, कम ऑक्सीजन
लेकिन मंजिल पास है। हर पर्वतारोही अपने साहस के साथ एवरेस्ट की आखिरी परीक्षा में शामिल होता है। वक्त का जाया हिलरी स्टेप पर जाम लग जाता है। रस्सियां नहीं लगी हैं, सब लोग लाइन में खड़े हैं। ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है, वक्त बीत रहा है। यह एक बहुत नाजुक क्षण है। डग और रॉब चोटी तक पहुंच जाते हैं, आंसुओं और गर्व का लम्हा। लेकिन देर हो चुकी है, तूफान पास है। वक्त अब उनके खिलाफ हो गया है। तूफान आता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डग की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। रॉब उसे अकेला नहीं छोड़ता। सब कुछ उल्टा पड़ता है। एवरेस्ट अब इंसानी जज्बात नहीं, सिर्फ इम्तिहान लेता है। स्कॉट फिशर, एक लीडर का अंत। स्कॉट गिर जाता है। लोपसांग उसे नहीं बचा सकता। बर्फ में उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक मजबूत लीडर एवरेस्ट के सामने हार गया। जिंदा लाश बेक कोमा में चला जाता है। सब मान लेते हैं कि वो मर गया, लेकिन सुबह वो उठता है अकेला। चेहरा जम चुका है, लेकिन हिम्मत ने उसे चला दिया। रॉब हॉल, आखिरी सलाम। रॉब अपनी पत्नी जान से कॉल पर बात करता है। कहता है, मैं वापस नहीं आ रहा। उसकी पत्नी रोते हुए सुनती है। रॉब एवरेस्ट पर ही दम तोड़ देता है। उम्मीद की किरण हेलीकॉप्टर बेक को बचा लेता है। यासुको की लाश मिलती है, उसके हाथ में झंडा होता है। एवरेस्ट कुछ लोगों को ले गया, कुछ यादें छोड़ गया। इनटू थिन एयर, दुनिया तक कहानी पत्रकार जॉन क्रकाउ अपने अनुभव पर किताब लिखता है। इनटू थिन एयर, हर शब्द एवरेस्ट के दर्द, इंसानी गलती और बलिदान की गवाही देता है। परिवार, दर्द और यादें। रॉब की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है, सारा। रॉब की याद उनके साथ हमेशा जिंदा रहती है। बेक घर तो लौट आता है, लेकिन हर रात एवरेस्ट उसकी नींद में लौट आता है। एवरेस्ट जो आज भी वही है, एवरेस्ट आज भी वैसा ही है, ठंडा, खामोश और इम्तिहान लेने वाला। हर साल नए लोग नए सपने लेकर आते हैं, मगर एवरेस्ट सबसे एक ही सवाल करता है, क्या तुम लायक हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।